हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाला है यूनियन और इनमरेशन के बारे में। ठीक है, प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर कंसेप्ट और स्ट्रक्चर विथ एरे को। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे यूनियन को। आखिरकार स्ट्रक्चर और यूनियन के अंदर डिफरेंस क्या है। तो मैंने यहाँ पर अपनी डेव सी प्लस प्लस की जो स्क्रीन है, ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस सेक्शन के अंदर बनाया था पूरा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम, वो यहाँ पर मैंने अगेन ओपन कर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था देखिए, स्ट्रक्चर यानी कि आपका कोई एक ढांचा, ठीक है, जिसको हम बोलते थे हमारी कस्टम डेटा टाइप, जिसका हम ऑब्जेक्ट बना देते यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर भी बना सकते हो। ठीक है, और फिर हमने लूप घुमाई थी, 1 बाय 1 रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट किए और उसके बाद हमने उसको क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इतना सब हमने देखा था। चलिए अब मैं इस सभी को मिटा देता हूँ यहाँ पर, और अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा यूनियन के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर यानी कि कस्टम डेटा टाइप, यूनियन यानी कि भी सेम डेटा टाइप, कस्टम डेटा टाइप आपकी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, जैसा कि हमने सेम स्ट्रक्चर की मदद से बनाया था ना, हम आगे यहाँ पर कीवर्ड क्या लिखते थे, स्ट्रक्ट। ठीक है, अगर आपको कोई यूनियन बनाना है तो अब आपको आगे कीवर्ड लिखना होगा यूनियन। ठीक है, तो अब यहाँ पर यूनियन के अंदर क्या केस होता है वो हमें देखना है। सबसे पहले हमने अपना यूनियन बना लिया, अपना एक कस्टम स्ट्रक्चर बना लिया। देन आफ्टर, जैसा कि हमने सेम स्ट्रक्चर के अंदर किया था, ठीक है, सबसे पहले तो हमने अपना क्या बनाया था, एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया था। तो सेम उसी तरह हमें यूनियन के साथ भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का या फिर स्टूडेंट यूनियन का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से बनाएंगे S1। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेम टू सेम वही वाली सिंटेक्स है जो कि हमने प्रीवियसली स्ट्रक्चर के अंदर बनाया था, वही तरह। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम लिखते थे स्ट्रक्ट, लेकिन अब आपको लिखना है यूनियन। ठीक है, सेम टू सेम कंसेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पर कीवर्ड ही चेंज हो रहा है। पहले हम लिखते थे स्ट्रक्ट, अब हमें लिखना है यूनियन। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, S1 की मदद से स्टेप बाय स्टेप आईडी की वैल्यू, नेम की वैल्यू और एज की वैल्यू को सेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए S1 की मदद से हमने आईडी को एक्सेस किया। सपोज आईडी की वैल्यू मैंने असाइन कर दी 1। ठीक है, उसी तरह से S1 की मदद से मैंने नेम को असाइन किया। ठीक है, अब हमें मालूम है यहाँ पर हम नेम की वैल्यू इक्वल टू की मदद से तो असाइन नहीं कर सकेंगे, राइट। हमें यूज करना होगा strcpy, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे strcpy। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर उसकी वैल्यू हम असाइन कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल मेहुल। ठीक है, इस तरह से कोई भी एक नए पर्सन का नाम मैंने ले लिया, यहाँ पर कर दिया एंड। उसी तरह s1.h की वैल्यू को हम असाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 19। ठीक है, तो तीनों की वैल्यू हमने असाइन कर दी, सेम जैसा कि हमने स्ट्रक्चर के अंदर किया था उसी तरह से, नो चेंजेस। ठीक है, तो चलिए वैल्यू हमने सेट कर ली, अब बारी आती है इन तीनों को प्रिंट करने की। तो अब हम तीनों को प्रिंट करेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा आईडी को। ठीक है, आईडी होगी आपकी %d, जो कि कहाँ से मिलेगी आपको, S1.id में से। ठीक है, तो उसी तरह से हमें इस वाली सिंटेक्स को रिपीट करना है, राइट। एक बार नेम के लिए और दूसरी बार एज के लिए। तो मैं यहाँ पर 2 बार इसको रीयूज करूंगा। चलिए, एक बार हम यहाँ पर लिखेंगे नेम की वैल्यू और लास्ट टाइम लिखेंगे यहाँ पर एज की वैल्यू। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी नाम दे देते हैं नेम और यहाँ पर एच। अब नेम जो है वो स्ट्रिंग है, इसलिए हमें यहाँ पर पुटअप करना होगा %s। ठीक है, तो चलिए अब हमने ये सब कर लिया। अब यहाँ पर कराते हैं कंपाइल एंड रन। तो ध्यान दीजिएगा आपका आउटपुट किस तरह से आता है वो। ठीक है, आउटपुट आना चाहिए 1, मेहुल और 19, लेकिन हमें किस तरह से आउटपुट मिलेगा देखिए, आपको आईडी की वैल्यू 19 मिली, एच की वैल्यू 19 मिली और नेम की वैल्यू गार्बेज मिली। ठीक है, तो ये डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन के अंदर। ठीक है, अगेन देखिए आउटपुट को आप, आईडी 19 मिली, एज भी 19 मिली और आपका जो नेम है वो तो आपको मिला ही नहीं, कोई भी एक अलग सी गार्बेज वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, तो यूनियन क्या करेगा, आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, सपोज आपके पास 3 प्रॉपर्टी है, तो 3 में से किसी एक को ही वो सक्सेसफुली एंटर करेगा, यानी कि 3 में से किसी एक को ही वो सक्सेसफुली असाइन कर सकेगा, तीनों को एक साथ नहीं कर सकेगा, जैसा कि स्ट्रक्चर की कैपेबिलिटी थी। स्ट्रक्चर क्या करता था, तीनों को परफेक्टली सेट कर देता था और साथ ही साथ उसको प्रिंट भी कर देता था। लेकिन यूनियन के केस में क्या है, यूनियन में तीनों में से रैंडमली हर बार कोई एक प्रॉपर्टी ही सेट होगी। ठीक है, हमारे केस में यहाँ पर कौन सा हुआ, एज वाला प्रॉपर्टी सेट हो गया और वो हमें प्रिंट भी सही तरह से देखने को मिल गया। ठीक है, अब चलिए सपोज मैंने यहाँ पर लिया होता है एक फ्लोट, फॉर एग्जाम्पल %। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट का कोई % होगा। चलिए, तो वो हम सेट कराते हैं S1 की मदद से %, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू मैं पास कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 84.36। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको प्रिंट कराने की ट्राई करूंगा। तो अगेन इस printf को मैं करूंगा कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया % और यहाँ पर %f एंड लास्ट में S1.per। ठीक है,
तो चलिए अब मैंने सेव किया। सबसे पहले तो पुराना जो हमारा आउटपुट का विंडो है वो मैं कर दूंगा क्लोज। तो यहाँ पर अगेन कंपाइल एंड रन। देखते हैं इस बार आउटपुट क्या आता है। ओके, तो अब आप देख सकते हो आपको आउटपुट में सभी की वैल्यू गार्बेज मिली, राइट, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज की वैल्यू क्या मिली, परफेक्टली मिल गई। ठीक है, तो मैंने जैसा पहले बोला वैसा जितनी भी प्रॉपर्टी हो आपके पास, यूनियन क्या करेगा, किसी एक को ही रैंडमली सिलेक्ट करेगा और उसको असाइन करेगा। ठीक है, बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, वो कोई भी गार्बेज वैल्यू असाइन कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसएडवांटेज है यूनियन का। जनरली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इन्वेंट हुआ था यूनियन। ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर। यूनियन के अंदर इस तरह का कोई हमें बग मिला कि हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सेट नहीं हो रही थी। ठीक है, कोई एक ही हो रही थी। तो इसलिए यूनियन में से अपग्रेड कर कर बनाया गया था स्ट्रक्चर, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में देख लिया। ठीक है, तो यूनियन में से बना स्ट्रक्चर। ठीक है, और आगे जाकर अगर आप नई लैंग्वेजेस करते हो, सीखते हो, फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, तो उन सभी के अंदर स्ट्रक्चर का भी अपग्रेडेड वर्जन है जिसको बोलोगे आप क्लास। ठीक है, तो ये याद रखेगा, सबसे पहले इन्वेंट हुआ था यूनियन, जिसके अंदर हमें इस तरह के कुछ बग मिला। ठीक है, उस बग को सॉल्व करते करते बनाया गया स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हमारा परफेक्टली काम कर रहा था, राइट। उसके बाद नई लैंग्वेजेस के अंदर, यानी कि सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस के अंदर, उस स्ट्रक्चर को भी एक स्टेप और अपग्रेड किया गया, और उसको आप इन फ्यूचर बोलोगे क्लास। वहां पर आप स्ट्रक्चर नहीं बोलोगे, वहां पर आप बोलोगे क्लास। ठीक है, तो तीन चीज हमारे पास है, स्ट्रक्चर, यूनियन और क्लास। क्लास सी लैंग्वेज के अंदर सपोर्टेड नहीं है। सी लैंग्वेज के अंदर अप टू आप सिर्फ यूनियन और स्ट्रक्चर इन दोनों का ही यूज कर सकोगे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि इस तरह का कोई हमें बग मिला था यूनियन के अंदर। इस तरह से डेवलपर्स ने क्या किया, स्ट्रक्चर को इन्वेंट किया, स्ट्रक्चर के अंदर वो वाला बग चला गया, राइट। उस तरह आगे बढ़ते गए और वन बाय वन अपडेट्स छोटी मोटी अंदर डालते गए, और आगे जाकर सी प्लस प्लस के अंदर आपको वो मिलेगा क्लास के रूप में। ठीक है, तो ये था हमारा यूनियन का कंसेप्ट। ठीक है, ये आपको आगे कहीं पर भी काम नहीं आएगा, जस्ट एज ए नॉलेज आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले यूनियन आया था। ठीक है, इस तरह में हमें इसको बग मिला। बग को सोल्व करने के लिए डेवलपर्स ने इन्वेंट किया था स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसलिए हमने प्रीवियस सेशन में सबसे पहले देखा था स्ट्रक्ट, और उसकी कैपेबिलिटीज कितनी है विथ एरे, वो भी हमने देखा था, राइट। कई सारे स्टूडेंट्स के डेटा आप एक साथ निकाल सकते थे। ठीक है, तो वो उसकी एक मैक्सिमम एडवांटेज थी, जो कि हमें यूनियन के अंदर नहीं मिलती। और हाँ, हमने साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से पूरे स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट का क्या निकाला था, साइज भी निकाला था, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो S1 है आप यहाँ पर भी बना सकते हो, और साथ ही साथ जैसा कि हम स्ट्रक्चर में करते थे आप यहाँ पर भी बना सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम ही है। ठीक है, तो अब आप S1 क्या क्या निकाल सकते हो, साइज ऑफ भी निकाल सकते हो। ठीक है, जैसा कि हमने सेम स्ट्रक्चर के अंदर किया था वैसे। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले printf, अंदर लिखेंगे साइज ऑफ S1। ठीक है, जो कि आएगी हमें %d फॉर्मेट के अंदर, और वो हम यहाँ पर निकालेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से। अब यहाँ पर हमें सिंपल S1 को पास कर देना है। तो अब हम देखेंगे कि 4 वेरिएबल्स मिलकर, ठीक है, जो कि हम S1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो ये चारों वेरिएबल्स रैम के अंदर कितनी जगह एक्वायर कर रहे हैं, वो हमें हम यहाँ पर मिल जाएगी साइज ऑफ की मदद से। ठीक है, तो चलिए सेव किया मैंने यहाँ पर, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो पूरे एरे की साइज, यानी कि पूरे S1 की साइज आपको कितनी मिल रही है, 100 मिल रही है। तो ऐसा क्यों आया, स्ट्रक्चर के अंदर क्या सिनारियो था, पूरे S1 की अगर आप साइज निकालते थे तो इन चारों वेरिएबल्स की जितनी भी बाइट्स रोकी जाती थी रैम के अंदर, उन सभी का सम आता था ना, टोटल। यहाँ पर क्या आता है यूनियन में, इन चारों में से जो भी कोई बड़ा वेरिएबल होगा ना, बड़ा वेरिएबल से मेरा मीनिंग है जिस भी वेरिएबल की वैल्यू रैम के अंदर सबसे ज्यादा एक्वायर की जाती है, वही वेरिएबल्स की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी। यानी कि इन चारों में से अभी देखिए सबसे ज्यादा स्पेस कौन सा वेरिएबल एक्वायर कर रहा है, नेम वाला, राइट, क्योंकि वहां पर आपने 100 बाइट्स लिए हैं इसलिए, तो इसलिए यहां पर आपको मिला 100, समझे। ठीक है, तो इस तरह से यूनियन का कंसेप्ट क्या है, जो भी चारों में से या फिर जितनी भी प्रॉपर्टीज हो आपके पास, उन सभी में से जो सबसे बड़ा वाला वेरिएबल होगा, यानी कि जो भी वेरिएबल रैम के अंदर सबसे ज्यादा बाइट्स एक्वायर करेगा, उसी वेरिएबल्स की बाइट्स आपको आउटपुट के अंदर दिखाई देगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बोला, ये वन टाइप ऑफ क्या है, एक बग है। ठीक है, यूनियन, इसी को सॉल्व करके डेवलपर्स ने बनाया था स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक आपको चीज ध्यान में रखनी है, यूनियन क्या करेगा, चारों में से किसी एक प्रॉपर्टी को ही सेट करेगा। ठीक है, और चारों में से जो सबसे बड़ा वाला वेरिएबल होगा, ठीक है, जो भी ज्यादा बाइट्स रोकेगा रैम के अंदर,
उसी की वैल्यू आपको साइज ऑफ की मदद से मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करके रखना है। जबकि अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर यूज करते थे तो हमें साइज ऑफ किसका मिलता था, पूरे प्रॉपर्टीज का टोटल सम ऑफ बाइट्स वो हमें मिलता था। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, स्ट्रक्चर और यूनियन। डन। चल अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, यहाँ पर भी आप यूनियन को एरे के साथ बना सकते हो कंप्लीटली, जैसा कि हमने सेम स्ट्रक्चर के अंदर देखा था, लेकिन ये मीनिंगलेस है। राइट, आपने एरे तो बना लिया, यहाँ पर अगर आप लूप भी घुमा दो स्कैनएफ के लिए और प्रिंटएफ के लिए तो वो मीनिंगलेस ही है ना। क्यों? क्योंकि यूनियन का काम क्या है, चारों की प्रॉपर्टी एक साथ थोड़ी ना वो सेट करेगा, चारों में से किसी एक को ही सेट करेगा। तो यूनियन विथ एरे आप कर तो सकते हो, लेकिन टोटल वो मीनिंगलेस है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। आप चाहो तो अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन उसका आउटपुट कभी भी आपका राइट नहीं आने वाला। ठीक है, चले, तो ये था हमारा कंसेप्ट स्ट्रक्चर और यूनियन का। ठीक है, चले अब इस चैप्टर के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि है इनमरेशन। ठीक है, तो चलिए अब वो हम पढ़ेंगे, इनमरेशन आखिर है क्या। चलो, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो कमेंट के अंदर लिखूंगा इनमरेशन। कई सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस है जिसके अंदर इनमरेशन का फीचर आता है। राइट, अब इनमरेशन है क्या, वन टाइप ऑफ आपकी कस्टम डेटा टाइप ही है। तो आप बोलोगे कि सर आगे जो आपने दोनों पढ़ा है ना, स्ट्रक्चर और यूनियन, वहां पर भी आपने सेम यही तो लिखा था, कस्टम डेटा टाइप। तो हाँ, इनमरेशन भी आपकी कस्टम डेटा टाइप ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आप यूज करोगे। किस तरीके से, देखिए, इनम जब भी आपको बनाना हो ना, तब आपको यूज करना है इनम, इस तरह से कीवर्ड। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होगा इनम, इनमरेशन का शॉर्टकट। कैसा कि हम इंटीजर के लिए इंट लिखते थे, तो अब इनमरेशन के लिए हमें क्या लिखना है, इनम लिखना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर कोई भी नाम सेट कर दो अपना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सेट करूंगा मंथ्स। ठीक है, और इसकी आप बॉडी बना दो कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से इस तरह। ठीक है, और लास्ट में आप कर दो सेमीकोलन। तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर आपको किस तरह से बनाना है, जैसा कि स्ट्रक्चर के अंदर बनाते आए हो और यूनियन के अंदर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज अलग हो रही है। अब यहाँ पर आपको जितने भी एलिमेंट्स लिखते हैं ना, ठीक है, वो सब एरे की तरह लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नेम मंथ्स, यानी कि मंथ से रिगार्डिंग डेटा मैं यहाँ पर पुटअप करूंगा। तो मंथ्स हमारे पास कई सारे हो सकते हैं, अप टू 12। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा जनवरी, फेब्रुआरी एंड मार्च। अब पूरे के पूरे 12 महीने यहाँ पर नोट डाउन कर सकोगे। ठीक है, बस ये आपका इनम बन गया। देखिए सिंपल, मैंने तीनों मंथ के नाम यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिए। अब जो भी चाहो वो कस्टम वैल्यू यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकोगे। आपको ना ही लास्ट में सेमीकोलन करना है, ठीक है, ना ही इसकी वैल्यू इक्वल करके असाइन करनी है। सिंपल इसी तरह से तीनों वेरिएबल एकदम इसी तरह से लिखना है। ठीक है, थोड़ी सी वियर्ड सिंटेक्स आपको अगेन देखने को मिलेगी, लेकिन इसका यूज आपको थोड़ी देर में ख्याल आ जाएगा। अब देखिए इसको यूज किस तरह से करना है। मेन के अंदर आते ही आप डायरेक्ट प्रिंटएफ करो। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंटएफ करो। अब सपोज मुझे ये वाला वेरिएबल चाहिए फेब। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूंगा फेब। तो वन टाइप ऑफ ये क्या हो गए, ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए। राइट, ये जो जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च जो आपने लिखे हैं ना, वो आपने इनडायरेक्टली वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। हाँ, आप ग्लोबल बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी कर सकते थे। राइट, बाहर इनम बनाने की क्या जरूरत थी। तो देखिए जब भी आप इन तीनों को बाहर बनाते हो ना, तब आपको उनकी डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी होती है, इंटीजर, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग। राइट, जबकि यहाँ पर इनम के अंदर देखिए आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ती, और आप कर भी नहीं सकते। आपको सिंपल इसी तरह से लिखना है, विथआउट डेटा टाइप। ठीक है, जनवरी, फेब्रुआरी और मार्च। तो अब ये सवाल आएगा ना कि सर अगर हमने विथआउट डेटा टाइप ये तीनों वेरिएबल्स बनाए, तो इन वेरिएबल्स की बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होगी। तो जब भी आप इनम के अंदर कोई भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, तो उन सभी की डेटा टाइप होती है इंटीजर। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इनम के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स आप यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे, सभी की डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट फेब्रुआरी को आप प्रिंट करा रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, %d। ठीक है, अब देखिए वैल्यू क्या आती है। सिंपल इतना सा प्रोग्राम किया मैंने, और मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कंपाइल एंड रन। तो देखिए उसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है 1। ठीक है, क्या मिल चुकी है, 1। तो फेब की वैल्यू आपको मिल चुकी है 1। ठीक है, अब किस तरह से 1 आया यहाँ पर, हमने तो असाइन नहीं किया था। तो क्या ये गार्बेज वैल्यू है, नहीं, ये गार्बेज वैल्यू नहीं है, ये प्रॉपर एक्चुअल वैल्यू ही है। अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूं यहाँ पर मार्च को, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मार्च, और अब मैं यहाँ पर अगेन कर रहा हूँ कंपाइल एंड रन। तो मार्च की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। ठीक है, देखिए फिलहाल हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर आपको मिल चुके हैं वैल्यू 2।
ठीक है, तो मार्च की मिलेगी 2। और इसी तरह से आई थिंक अब आपने गैस कर ही लिया होगा, जैन की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर पुटअप करूंगा जैन, सेव किया मैंने फाइल को, अगेन कंपाइल एंड रन। तो देखिए आउटपुट के अंदर वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो इन शॉर्ट इनम के अंदर मौजूद जितने भी वेरिएबल्स आप बनाते हो ना, वो एरे की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, अगर आप एरे बनाते थे तो एरे के अंदर इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती थी, 0 से स्टार्ट होती थी ना, राइट। तो इनम के अंदर भी वही है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट आपने पुटअप किया वो उसकी वैल्यू क्या है, 0। फैब की वैल्यू क्या है, 1, अगेन उसके बगल वाली की 2। इस तरह से नेक्स्ट आगे इंक्रीमेंट होती जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये वन टाइप ऑफ एरे की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन उन सभी की बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप होगी इंटीजर और वैल्यू स्टार्ट होगी यहाँ पर 0। ठीक है, आप यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते थे, =0, =1 और =2, लेकिन ये हमें करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन सभी की वैल्यू इसी तरह से होगी, पहले वाले की 0 होगी, बगल वाले की 1 और उसके बगल वाले की 2। इस तरह 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होती ही जाएगी। आप इस तरह से लिखो या फिर ना लिखो, डजेंट मैटर। ठीक है, चलिए फिलहाल मैंने लिखा है, अगर मैं यहाँ पर करूंगा फाइल को सेव, देन आफ्टर कंपाइल एंड रन, तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट 0 आना चाहिए, राइट। तो देखिए आउटपुट आपको सक्सेसफुली यहाँ पर 0 भी मिल चुका है, राइट। तो इस तरह से डजेंट मैटर कि आप यहाँ पर वैल्यू को इंडिकेट करो। ठीक है, अगर आप वैल्यू को इस तरह से इंडिकेट नहीं करोगे तो भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो आपकी 0 से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका इनम वर्कआउट करता है। हाँ, इनम का एक और तरीके से आप यूज कर सकते हो। सपोज आप इनम का वेरिएबल्स बनाते हो, फॉर एग्जांपल इनम, मेरे पास हमारी कस्टम डेटा टाइप है मंथ्स, राइट। तो इसका मैं वेरिएबल सपोज मैंने क्रिएट किया m1 इस तरह से। तो अब आप m1 के अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करवा सकोगे। फॉर एग्जांपल m1 के अंदर मैंने इंसर्ट करवाया मार्च, तो अब आप m1 को प्रिंट करा दो, तो अब ये क्या होगा, इनडायरेक्टली आपने मार्च को ही यहाँ पर लिखा है, ऐसा ही हुआ, राइट। इनडायरेक्टली आपने मार्च को ही डायरेक्टली प्रिंट करवाया है, लेकिन इस बार वाया करवाया। सबसे पहले आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया m1, ठीक है, और m1 के अंदर ये जो मार्च था उसको आपने क्या कर लिया, असाइन कर दिया, और फिर m1 को प्रिंट कराया, तो ये वही चीज हो गई। ठीक है, लेकिन इस तरह से भी आप कर सकोगे। चलिए अगेन मैं यहाँ से करूंगा कंपाइल एंड रन, और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको आउटपुट मिल चुका है 2। ठीक है, तो इन शॉर्ट मार्च की जो वैल्यू थी ना 2, वही यहाँ पर आ रहा है 2। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपको प्रिंट करना था आपका m1। अब m1 क्या है, इनम डेटा टाइप का एक कस्टम ऑब्जेक्ट है, एक कस्टम वेरिएबल है। ठीक है, तो वो आपने इस तरह से प्रिंट करवा लिया। चलिए इसी तरह से आप जनवरी या फिर फरवरी को भी m1 के अंदर असाइन करके प्रिंट करवा सकोगे। ठीक है, चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लो, ये भी आपकी एक दूसरी सिंटेक्स है इनम को रिप्रेजेंट करने की। ओके, चलिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर थोड़े से मंथ्स के नेम में बढ़ा दूंगा। फॉर एग्जांपल मार्च के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा अप्रैल, देन आफ्टर मई, देन आफ्टर जून एंड देन आफ्टर जुलाई। ठीक है, इतने मंथ्स मैंने पास किए। तब आप इन सभी को इंडिविजुअली प्रिंट करा सकोगे, या फिर अगर आप चाहो तो फॉर लूप भी घुमा सकते हो, राइट। सपोज यहाँ पर मैंने इंटीजर की वैल्यू ले ली i, एक नया वेरिएबल ले लिया। अब आप सभी को मालूम है फॉर लूप जब भी हमें घुमानी होती है, राइट, तो हमें क्या चाहिए, इनिशियलाइजेशन चाहिए ना। सबसे पहले यहाँ से ये फॉर लूप हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है। अब आपके पास एक एरे तो है, राइट, यानी कि एरे टाइप का कोई एक सिंटेक्स तो अवेलेबल है। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अब लास्ट वैल्यू कितनी होगी, कहाँ तक जाना है आपको, 1 2 3 4 5 और 6 तक जाना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 6 एंड देन आफ्टर i ++। ठीक है, और अब अगर आप प्रिंटफ कराओगे, चलिए %d, ठीक है, एंड देन आफ्टर मैंने प्रिंट करा दिया i। ठीक है, तो अब i की वैल्यू 0 से 6 होगी, तो सिंपल है, 0 से 6 डिजिट्स आपके प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अब मुझे 0 से 6 इस तरह डिजिट्स वैल्यू नहीं लिखनी है। अब आप यहाँ पर जनवरी लिख सकते हो, क्योंकि जनवरी की ही वैल्यू क्या थी, 0 थी ना, बिहाइंड द सीन। ठीक है, जैन की वैल्यू ही क्या थी, यहाँ पर 0 थी, तो आप यहाँ पर 0 लिखो या फिर पूरा जैन लिखो, डजेंट मैटर, वही चीज़ होगी। उसी तरह से लास्ट तक जाते जाते आपकी यहाँ पर वैल्यू आती है 6, तो आप यहाँ पर 6 की बजाय पर जुलाई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने लूप कहाँ से कहाँ तक घुमाई, जनवरी से स्टार्ट की, जुलाई तक गए आप, और i की वैल्यू प्रिंट करा दी। तो अब गेस करो आप i की वैल्यू क्या आएगी, आपने जनवरी से स्टार्ट की है, जुलाई तक आपने एंड की। ठीक है, तो अब i की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 6 ही आएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर इस तरह से गेस नहीं करना है आपको कि सर अब मेरी वैल्यू जो है वो जनवरी फरवरी अप टू जुलाई तक प्रिंट होगी, नहीं, आपने %d लिखा हुआ है और i की वैल्यू।
आई की वैल्यू में आपको दिख रहा है जनवरी असाइन हुआ, लेकिन बिहाइंड द सीन जनवरी असाइन नहीं हुआ, जनवरी की वैल्यू असाइन हुई है ना, ठीक है। जनवरी की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो यहाँ पर आई की इनिशियल वैल्यू हो गई 0। जुलाई की वैल्यू कितनी थी, 6, तो यहाँ पर आई की वैल्यू असाइन हो गई 6। तो बिहाइंड द सीन आपकी लूप कहाँ से कहाँ तक घूम रही है, 0 से लेकर 6 तक ही घूम रही है, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट 0 से लेकर 6 ही होगी, ठीक है। चलिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड रन। अब देखते हैं आउटपुट हमारा क्या आता है। तो देखिए आउटपुट हमारा आ चुका है 0 से लेकर 6 तक सेम डिजिट्स, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इनम के अंदर बनाए गए वेरिएबल्स को लूप्स के अंदर भी इस तरह से यूज कर सकोगे, ठीक है। बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है, यहाँ पर वही वाली वैल्यूज जा रही है, ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे, सपोज इस फॉर लूप के अंदर ऐसे ही हम रहने देंगे सभी स्टेटमेंट्स। मैं यहाँ पर वैल्यू चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, जैसा कि मैंने पहले बोला बाय डिफॉल्ट जनवरी की वैल्यू कितनी थी, 0 थी ना, तो अप टू यहाँ पर जाते हुए जुलाई की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 1 कर दो तो अब क्या होगा, अब इनिशियल की वैल्यू होगी 1 जनवरी की, तो बगल वाले की आएगी 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो अब आपको आउटपुट के अंदर क्या मिलेगा, x से स्टार्ट होगा और 7 तक मिलेगा, ठीक है। चल अगेन सेव कराते हैं, फाइल को कराते हैं कंपाइल एंड रन। तो अब आपको मिल गया x से लेकर 7 तक, ठीक है। तो इस तरह से आप इनम की बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो 0 थी ना उसको भी चेंज करवा सकते हो। सपोज इसकी इनिशियल वैल्यू मैं दे दूंगा 5, तो अब क्या होगा, पीछे वाले एलिमेंट्स की वैल्यू इस वैल्यू के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होती रहेगी, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर चेंज करते ही सेव कराते हैं फाइल को, कंपाइल एंड रन। तो अब आप आउटपुट देख सकते हो 5 से लेकर 11 तक हमारी लूप घूम रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू भी चेंज करवा सकोगे। अब सपोज आप चाहो तो इंडिविजुअली किसी भी एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज करवा सकते हो। सपोज यहाँ पर अप्रैल की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए स्टेप बाय स्टेप। पहले की वैल्यू थी 5, अब यहाँ पर 6, 7 और 8, तो अप्रैल की वैल्यू 8 आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर अप्रैल की वैल्यू पास कर दी 20, तो अब वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर होगी 5, यहाँ पर 6, 7, अब 20, 21, 22 और 23, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आएगी। देखिए मैंने सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो अब देखिए 5 से स्टार्ट किया और 23 तक जा रहा है, ठीक है। ये बीच वाली सभी वैल्यूज कहाँ पर आई, ये तो स्किप हो गई, राइट, क्योंकि यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 7 था। अब 8 से लेकर 19 वैल्यू यहाँ पर है ही नहीं, आपने डायरेक्टली बोल दिया अप्रैल की वैल्यू है 20, तो अब उसके बगल वाले सभी जी एलिमेंट है उन सभी की वैल्यू क्या होगी, 20 के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होती रहेगी। मई की वैल्यू आ जाएगी 21, जून की 22, उसी तरह से जुलाई की 23, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट की पर्टिकुलर वैल्यूज बदल सकते हो, ठीक है। चलिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पर फॉर लूप को मिटा देंगे, ठीक है, और सिर्फ प्रिंट एफ करेंगे किसी पर्टिकुलर वैल्यू, फॉर एग्जांपल मे को। तो चलिए अब मे की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 21 आनी चाहिए, राइट, क्योंकि वो 20 के जस्ट पीछे की साइड है इसलिए। चलिए तो अब मैंने कंपाइल किया और रन किया, तो अब देखिए मे की वैल्यू आपको सक्सेसफुली मिल गई 21, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी बदल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कर दिया 34, तो अब मे की वैल्यू कितनी आएगी, 34 आएगी, ठीक है। चलिए मैंने अगेन कंपाइल किया एंड रन किया, तो अब देखिए 34 आ गई। तो अब अगर मैं यहाँ पर जून की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 20 भी है 34 भी है, तो क्या जून की वैल्यू 21 आएगी या फिर 35 आएगी, गेस करो आप क्या आएगा, क्योंकि दोनों के पीछे है ना जून की वैल्यू, ठीक है। तो इस बार आपकी जून की वैल्यू आएगी 35, कितने आएगी 35। देखिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड रन, तो अब देखते हैं जून की वैल्यू कितनी आती है। देखिए प्रूव हो गया 35, क्यों, क्योंकि उसको आगे वाले सभी एलिमेंट्स की कोई फिक्र नहीं है, उसको फिक्र है जस्ट उसके एग्जैक्ट फॉरवर्ड वाले एलिमेंट्स की। उतनी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 34 थी तो मुझे x से बढ़ा देनी है, दैट्स ऑल। यही वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है आपके इनमरेशन के अंदर, ठीक है। आप जितने चाहो उतने एलिमेंट्स यहाँ पर क्रिएट कर सकोगे, ठीक है। तो यह था आपका बिहेवियर इनमरेशन का। अब आप सोचोगे कि सर इस तरह का कंसेप्ट को आप कहाँ पर यूज कर सकोगे, जब आप थोड़ा आगे जाओगे अपने डेवलपमेंट लाइफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप पाइथन, जावा या फिर कोई भी एंड्रॉयड है, iOS है, फ्लटर है, उसके अंदर आप कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपका जो यूजर होता है ना, वो लॉगिन है या लॉग आउट है, उसका स्टेट चेक करने के लिए आपको इनम का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल उसके लिए आप यहाँ पर इनम बना सकते हो, यूजर लॉग्ड इन,
ठीक है, इस तरह से मैंने स्टेट क्या बना दिया, यूजर लॉग्ड इन। अब इसके अंदर दो चीज हो सकती है ना, ठीक है, इज लॉग्ड आउट या फिर इज लॉग्ड इन। ठीक है, मैंने दो एलिमेंट बना दिए। हमने यूजर के लॉग्ड इन स्टेटस को जानने के लिए एक इनम बना दिया। इसके अंदर यूजर का दो ही स्टेट हो सकता है, या तो वो लॉग्ड आउट हो सकता है या फिर वो लॉग्ड इन हो सकता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर प्रिंट करवा दो इज लॉग्ड आउट। ठीक है, इस तरह से। चले, तो अब मैंने सेव किया, अगेन कंपाइल रन किया, तो हम सभी को मालूम है आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या असाइन होगी, 0 असाइन होगी, इसलिए। ठीक उसी तरह से आप इज लॉग्ड इन को भी यहाँ पर प्रिंट करवा सकोगे। चलिए, इज लॉग्ड इन, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, राइट। देखिए यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो इसको आप इफ एल्स के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकोगे। देखिए किस तरह से, यहाँ पर सिंपल आप इफ कीजिए कि अगर इज लॉग्ड आउट है, ठीक है, यानी कि आप इस तरह से लिख सकोगे इज लॉग्ड आउट, तो फिर आपको प्रिंट एफ करवाना है कोई भी एक डमी स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल यूजर इज लॉग्ड आउट। ठीक है, या फिर एल्स के अंदर थोड़ी देर में आपको ये मैकेनिज्म पता चल जाएगा मैं आखिर करना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर अगेन मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, लेकिन इस बार हम लिखेंगे यूजर इज लॉग्ड इन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इफ के अंदर हमने डायरेक्टली कोई एक एलिमेंट पुटअप कर दिया। अब यहाँ पर इफ के अंदर आप क्या देखोगे, इनडायरेक्टली इफ के अंदर क्या आया है, काउंट्स के अंदर लॉग्ड आउट की वैल्यू ना, तो लॉग्ड आउट की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पर आ गया 0। तो आप सोचोगे कि सर इफ के अंदर तो हमें कंपलसरी कंडीशन चाहिए ना, ये तो आपने इनडायरेक्टली कोई वैल्यू पास कर दी तो भी चलेगा। इफ के अंदर रियलिटी में आपको बताऊं, ऑलवेज एंड ऑलवेज कोई कंडीशन होगी ऐसा जरूरी नहीं है। इफ के अंदर क्या होना चाहिए, या तो ट्रू वैल्यू या तो फॉल्स वैल्यू। तो फिलहाल आपने पास किया है 0, राइट। इज लॉग्ड आउट की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो आपने पास कर दिया 0। तो इफ के अंदर जब भी 0 होगा तो वो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, आईटी फील्ड के अंदर जब भी इफ के अंदर 0 होगा ना, तब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आईटी फील्ड के अंदर 0 को बताया जाता है फॉल्स। ठीक है, 0 को बताया जाता है फॉल्स। एनी अदर वैल्यू होगी, अगर यहाँ पर 2 होगा, 5 होगा, -6 होगा, कोई भी वॉट एवर वैल्यू होगी, तो उसको बोला जाएगा ट्रू। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर इफ के ब्रैकेट्स में 0 जब भी मिला तब ये कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स और आपका प्रोग्राम रीडायरेक्ट हो जाएगा एल्स के अंदर। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज लॉग्ड आउट, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, फिलहाल हमने थोड़ा सा रिवर्स सिनेरियो देखा। यहाँ पर होगा ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या, 0, तो हम ऑलवेज एल्स के अंदर ही रीडायरेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पर हमें लिखना होगा आउट। ठीक है, और यहाँ पर लिखना होगा इन। ठीक है, क्योंकि अगर इफ के अंदर 0 मिला तो वो एल्स के अंदर जाएगा, और आपने प्रिंट करवा दिया यूजर फिलहाल लॉग्ड आउट सिचुएशन के अंदर है, राइट। चलिए, तो मैंने सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो देखिए आउटपुट क्या आएगा, यूजर इज लॉग्ड आउट आ गया सक्सेसफुल। ठीक है, चलिए, अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ होता इज यूजर लॉग्ड इन, तो लॉग्ड इन की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 1 थी, तो इनडायरेक्टली यहाँ पर मिल गया 1। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर इफ के अंदर 0 होगा तभी वो फॉल्स होगी। 0 के अलावा कोई भी नंबर आप पास करो तो वो कंडीशन ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल आपकी कंडीशन हो रही है ट्रू, तो जैसे ट्रू होगी आप इफ के अंदर जाओगे और आपको मिल गया यूजर इज लॉग्ड इन। ठीक है, तो चलिए सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड रन, तो अब आप देख सकते हो यूजर इज लॉग्ड इन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉग इन लॉग आउट मैकेनिज्म आगे जाकर प्रोफेशनल डेवलपर के अंदर बना सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यूज आता है इनमरेशन का। इनमरेशन बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। ठीक है, फिलहाल हमें सी लैंग्वेज में इतना ही देखना है, आगे जाकर आप कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट करोगे, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट बनाओगे, तब वहाँ पर आपको यूजर का स्टेट जानने के लिए, ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बोला, यूजर का स्टेट जानने के लिए आप किसी का भी स्टेट जान सकते हो इनम की मदद से, और इस तरह से इफ एल्स के अंदर डायनेमिक वैल्यू सेट भी करा सकोगे। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट वहाँ पर काम आएगा। ठीक है, चलिए, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, इनमरेशन का कंसेप्ट। ओके, चलिए, अब यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है, ठीक है, चैप्टर नंबर 12 स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम, ये यहाँ पर एंड हो रहा है। अब जितना भी हमने सीखा उसके अंदर मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर का तो एक एग्जाम्पल दिया ही था, ठीक है, होमवर्क करके लाने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा, होमवर्क दूंगा इनमरेशन का। आपको इनमरेशन के रिगार्डिंग एक प्रोजेक्ट बनाकर लाना है, लॉग इन लॉग आउट मैकेनिज्म का। ठीक है, किस तरह से देखिए, यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम,
ये आपको प्रोग्राम बनाकर लाना है। इसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा आपको 2 वैल्यू यूज़र के थ्रू रिट्राई करनी है, ठीक है। एक आपको लेना है यूज़र नेम सपोज यूज़र डालेगा कोई भी, ठीक है, और फिर आपको उससे पासवर्ड भी लेना है, तो पासवर्ड भी यूज़र कुछ भी डाल सकता है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि अगर यूज़र नेम की वैल्यू एडमिन है, ठीक है, और साथ ही साथ पासवर्ड की वैल्यू admin@123 है, तो ही आप लॉगिन, ठीक है, और यूजर को बोलना है सक्सेसफुल लॉगिन, ठीक है। यूजर को क्या बोलना है, सक्सेसफुल लॉगिन। अदरवाइज आपको बोलना है योर क्रेडेंशियल्स आर रॉन्ग, ट्राई अगेन, कि इस तरह से आपको बोलना है। क्या करना है, सबसे पहले अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू यूजर से ले लेनी है, ठीक है, स्कैनफ की मदद से, और फिर आपको सिंपल इफ कंडीशन या फिर वॉटएवर कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर का आप यूज करो, आपको दोनों की वैल्यू चेक करनी है, क्या यूजर ने जो यूजर नेम और पासवर्ड डाला वो इन दोनों को वैल्यू के साथ मैच हो रहा है क्या। अगर ये दोनों वैल्यू यूजर ने सेम डाली है, परफेक्ट मैच हो रहा है, तो ही आपको प्रिंट कराना है सक्सेसफुल लॉगिन। अदरवाइज आपको प्रिंट करवाना है योर क्रेडेंशियल आर रॉन्ग, ट्राई अगेन, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम आपको बनाना है यूजिंग इनमरेशन, ठीक है। जितना भी हमने इनम का कंसेप्ट देखा उन सभी का आपको इसके अंदर यूज करना है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 12, ठीक है, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनमरेशन। तो आई होप आप ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कर सकोगे, राइट। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नए सेशन में।